हेलो फ्रेंड्स। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस बार मैं आज बताने जा रहा हूँ कि एमफ़िल जो है वो हम लोग कैसे करेंगे। मतलब कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि एमफ़िल कैसे करना है और एमफ़िल कहाँ-कहाँ से करें और क्या-क्या इसके रिक्वायरमेंट होते हैं वो मुझे बताना है। दूसरा सवाल ये भी था क्या-क्या इग्नू के जो स्टूडेंट हैं वो क्या एमफ़िल करने के एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि इग्नू का जो कोर्स होता है वो डिस्टेंस कोर्स होता है। तो क्या डिस्टेंस वाले बच्चे कहीं एमफ़िल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? और दूसरा एमफ़िल कहाँ से करें, कि एमफ़िल हमें डिस्टेंस वाइज़ करना चाहिए या फिर रेगुलर वाइज़, या दूसरी की एमफ़िल कौन सी यूनिवर्सिटी से करें और कैसे इसका प्रिपरेशन करना है। तो ये सब के बारे में थोड़ा डिटेल में आज जाके मैं बताने वाला हूँ। ऐसे प्रिपरेशन कैसे करना है उसके बारे में मैं अलग से पूरा एक डिटेल लेके आऊँगा, उसके अलग से वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ एमफ़िल कहाँ से करें, कैसे करें, वो सब सारी जानकारी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो बात है कि एमफ़िल, एमफ़िल है क्या, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो जो ये एमफ़िल है आपका कहने का मतलब है कि एमफ़िल आपका कोर्स 2 साल का कोर्स होता है जिसको 4 साल में हम लोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 2 साल का कोर्स है तो जिसको हम लोग एक्सटेंड कर यानी कि वो जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 साल एक्सटेंड कर उसी तरह से हम लोग 4 साल तक कर सकते हैं। मतलब कि अगर बीच में मेडिकल हो गया या फिर कुछ आपका कुछ भी वैसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसके कारण आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, डिसकंटिन्यू हो जाते हो, तो किस तरह से करें? तो उसके लिए एमफ़िल को 4 सालों तक आरसीआई ने बाकायदा रिकॉग्नाइज़ किया है कि आप कर सकते हो। तो चलो ये चीज़ हमें पता चल गया कि कि कितने साल का ये कोर्स है। एमफ़िल करने के फ़ायदे क्या-क्या हैं? देखो, एमफ़िल जो है, एमफ़िल करने से हमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। जो भी साइकोलॉजी के से बिलॉन्ग करते हैं, तो एमफ़िल करने के बाद, क्योंकि इसमें बाकायदा आपके पास क्या है, प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। ये जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं तो उस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं पूरी तरह से। तो हम लोग के पास पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ जिस ऑर्डर में क्या लगाना है और किस तरह से उसे अप्लाई करना है, किस तरह से काउंसलिंग करनी है, किस तरह से क्या करना है। तो सारी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से होती है। तो इसलिए इसे करने के लिए बताया जाता है। अगर आपको किसी को भी अगर साइकोलॉजिस्ट बनना है तो साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए एमफ़िल हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। अगर किसी को साइकोलॉजिस्ट बनना है तो उसके लिए क्या है, एमफ़िल हमारे पास ज़रूरी होना चाहिए, तो एमफ़िल हुई। तो ये चीज़ें एक हमारे लिए मायने रखती हैं। दूसरी चीज़ है, अब मैं ये कहना हो कि साइकोलॉजी जो है कहाँ-कहाँ से करें। देखिए, हर बार साइकोलॉजी कहाँ से करें तो वो उस चीज़ के लिए आपको सिंपली से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको आरसीआई रिकॉग्नाइज़ करना है। आरसीआई क्या होता है? तो आरसीआई जो है ये एक तरह का लाइसेंस हमें प्रोवाइड करवाती है। अगर ये लाइसेंस हमें मिल जाती है सही से, तो हम क्या करते हैं कि वी आर द एबल टू डू एनीथिंग इन दिस फील्ड। हमें अपना क्लिनिक भी अपना चला सकते हैं, हम किसी को इंटर्नशिप भी दिलवा सकते हैं। हम चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। एमफ़िल वाले के पास ये फ़ायदा होता है, ठीक है? तो हम वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जाके हम लोग वर्क कर सकते हैं, किसी भी डिसऑर्डर को देख सकते हैं, तो काउंसलिंग, तो ये सब हम लोग को मिल जाता है और काफ़ी अच्छा से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आरसीआई लाइसेंस मिलने से हम लोग को बहुत सारा फ़ायदा होता है। अगर कहीं भी आप जाते हो तो आरसीआई को वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि आरसीआई आपको एक तरह से क्या लाइसेंस दे रहा है कि हाँ, इंडिया में आप एलिजिबल हो इन सभी कामों के लिए। तो इस तरह से हम लोग ये काम करते हैं। तो आरसीआई रिकॉग्नाइज़ होना चाहिए। तो आरसीआई रिकॉग्नाइज़ होगा तो इसके बारे में पता कहाँ से चलेगा? इसके बारे में पता करने के लिए हमें आरसीआई के वेबसाइट पर जाकर या फिर गूगल पर जाकर हमें आरसीआई रिकॉग्नाइज, ठीक है, आरसीआई रिकॉग्नाइज फॉर एमफ़िल साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी, हमें गूगल पर टाइप करना है। लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, आरसीआई की वेबसाइट पर हमारे पास लिस्ट आ जाती है। तो इस लिस्ट को हमें क्या करना है, देखना है। लिस्ट में अभी मैंने देखा था तो टोटल मिला के 34 कॉलेज के आसपास थे जो कब से। दूसरे आरसीआई ले जब भी आप देखिएगा तो साथ में ये भी देखिए कि आरसीआई किस ईयर के लिए, क्योंकि हर साल ये अपडेट होता है। तो अभी 21 टू 2 है, अगले साल 22 फिर 23 हो जाएगा। तो हर साल अपडेट होता है। कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ कॉलेज का आरसीआई लाइसेंस कैंसिल भी किया जाता है कि उनके पास आरसीआई लाइसेंस नहीं दिया जाता है, कि अगर आप वहाँ से करते हो तो आरसीआई लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमें क्या करना, आरसीआई लाइसेंस जहाँ से मिले वहीं से हमें करना ज़्यादा सही होता है। तो वो लिस्ट आपको आरसीआई के
वेबसाइट पे हमें मिल जाएगी। तो ये आपको पता चलेगा कि आरसीआई से हमें करना होता है जो, और आरसीआई का लिस्ट कहाँ से मिलेगा ये भी पता चल जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में कहाँ का थोड़ा सा इंस्टीट्यूट है, मैं दिल्ली के इंस्टीट्यूट के बारे में से बता देता हूँ। वैसे एक निमांस है, निमांस बेंगलोर में है निमांस, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो वो काफ़ी अच्छी हमारी इंस्टीट्यूट है। बाकायदा अभी इग्नू के प्रोजेक्ट में निमांस के बारे में चर्चा भी हुई थी कि जो 2015 में जितने भी इंडिया में रिसर्च हुई थी कि कौन कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, मेल या फिर फीमेल में रहा था, एक पूरा इंडिया का रिसर्च हुआ था, वो एक जर्नल पब्लिश हुई थी। अब इसमें देखा गया था कि हमारी जो जनरेशन हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर में आ रही है, यानी कि धीरे धीरे साइकोलॉजी का जो स्कोप हो रहा है वो बढ़ने जा रहा है, स्पेशली क्लिनिकल डिसऑर्डर के फील्ड में। क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हमारा देखा गया था कि क्या क्या हो रहा है। गवर्नमेंट को भी बाकायदा उससे बोला गया कि गवर्नमेंट भी अप्रोच करे कि जो भी डिसऑर्डर हो रहे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उनको ठीक किया जा सके। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ निमांस है, बाकी वो बेंगलोर में होती है। बाकी और भी हमारे पास ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि देख सकते हैं। तो जैसे कि अब आते हैं कि दिल्ली का मैं बता देता हूँ सिर्फ, क्योंकि दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा ही लोग होते हैं। वैसे आरसीआई लाइसेंस पे आप जाकर देख लीजिएगा। वैसे आपके पास आरसीआई लाइसेंस हम लोग के रांची है, रांची से भी आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए जाना जाता है हम लोग के पास। तो एक तो हमारे पास क्या है, रांची का है आरसीआई लाइसेंस, बाकी और भी जगह है, ठीक है। तो हमारे पास दिल्ली का जगह कौन सा है, तो दिल्ली का जो जगह है वो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो दिल्ली की जगह में आपके पास ये इभास है, ठीक है। तो इभास है आपके पास, जो कि ये हॉस्पिटल भी एक तरह से है हम लोग का, जो पूरा डिसऑर्डर पे ही काम करती है, दिल्ली में है, तो आप इससे कर सकते हो। दूसरा है आरएमएल है, ठीक है। तो आरएमएल से आप कर सकते हो। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। अमेठी यूनिवर्सिटी है, तो वो भी आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से आप जो भी है, जैसे कि ये इभास है, तो इभास डीयू से है, ये डीयू से रजिस्टर्ड है। आरएमएल जो है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, तो इंद्रप्रस्थ के साइट से आपको मिलेगा। ये अमेठी, तो अमेठी के इससे है। तो इस तरह से आपको एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। बाकी हरियाणा में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक एक करके हैं, टोटल मिला के इंडिया में 24। तो वो अपने अपने, असम में भी बाकायदा हैं। तो सभी जगह पर हैं जहाँ से आप अप्रोच कर सकते हो। हाँ, अब आता है कि इसमें एडमिशन कैसे लेंगे। सवाल ये है कि हम लोग इसमें एडमिशन कैसे लेंगे, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ेंगे। तो हमारा सीधा सा है कि क्या एंट्रेंस देना पड़ेगा। अब एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें, तो एंट्रेंस जो है वो बाकायदा मैं इसके बारे में एक वीडियो लाऊंगा एंट्रेंस के लिए सारी चीज़ों को। तो एंट्रेंस की तैयारी के लिए क्या है कि देखो, जितने भी इंस्टीट्यूट है आरसीआई के साइड से कोई भी एक पैटर्न फिक्स नहीं किया गया है। तो पैटर्न अगर फिक्स नहीं हुआ है तो यानी कि सिलेबस हमारा भी फिक्स नहीं होगा। तो डेट मीन्स है कि सिलेबस भी फिक्स नहीं हुआ है, तो सभी इंस्टीट्यूट जो भी हो रहे हैं वो अपने अलग अलग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सबका एंट्रेंस टेस्ट अलग होगा, सबका पैटर्न अलग होगा, लेकिन एक चीज़ है कि बेसिक जो होते हैं, बेसिक साइकोलॉजी का, वो तो आना ही आना है। डिसऑर्डर जो है, डिसऑर्डर आपको आना ही आना है। देखा जाए तो जो भी आपने मास्टर्स में पढ़ा है वो सब सारी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को कंप्लीट करके आप रखिए। तो अभी क्या बेसिक सारे हो जाना चाहिए सारी चीज़ें। अगर बुक्स की अगर बात किया जाए कि बुक्स इसमें कौन कौन सी बुक्स हमें करनी पड़ जाएगी, तो बुक्स की बात करें तो देखिए, आप ए के सिंह को फॉलो कर सकते हैं स्टैट्स के लिए आप, ठीक है। तो उसका मॉर्गन की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, बैरन की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से है, इस तरह से ये सब कुछ बुक हैं जिसमें से आप अगर पढ़ते हो तो काफ़ी कुछ तक फॉलो हो जाता है। कुछ डिसऑर्डर हैं, डिसऑर्डर का लिस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको ये भी है साथ में, अगर आपने इग्नू का, ठीक है, मैं एक है इग्नू का, अगर इग्नू के आपके पास स्टडी मटेरियल हो तो इग्नू का स्टडी मटेरियल भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। जो कि मास्टर्स वाले हो, सारे नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा सिलेबस नहीं उठा लेना है। आपके पास जो आपका है, जो पढ़ना है वही पढ़ना है। तो एक सेलेक्टिव हम लोग इसमें से उठा सकते हैं क्या क्या पढ़ना है। जैसे इग्नू अगर आप मास्टर्स के दोनों ईयर के अगर देखेंगे तो उससे स्टडी मटेरियल से आपको बहुत कुछ मिल जाने वाला है। अगर आप बीए का भी देखेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप इग्नू के मटेरियल से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इग्नू के मटेरियल को पढ़ने से पहले आप इन किताबों को भी अगर अच्छे से देख लिया जाए तो बाकी बहुत ज़्यादा सहायता होगी। बाकी जिनके पास अगर बुक्स नहीं है, बाकी अब हाँ ये रहा कि ए के सिंह हुआ, मॉर्गन हुआ, बैरन हुआ, काफ़ी महंगी बुक हैं। तो इग्नू के मटेरियल काफ़ी सस्ती होती है, वो आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। इग्नू के वेबसाइट पे ई ज्ञान कोर्स करके है, तो वहाँ पे आप इग्नू पे आप जाकर MAPC, ठीक है, आप MAPC स्टडी मटेरियल डालना, ठीक है। आपके पास खुद उसका लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड इजीली कर सकते हो। या फिर ठीक है, उसके बाद या फिर आप डाल सकते हो BPC
ई, ठीक है? ये कोड डालना, ये कोड डालोगे तो इग्नू का मटेरियल आपके पास आ जाएगा, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? दूसरा एक और चीज़ है किताब में मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा यहाँ, एनसीईआरटी, ठीक है ना? एनसीईआरटी ज़रूर आप लोग देख लेना, ठीक है? एनसीईआरटी एक बार देख लेना आप लोग इस चीज़ को, साइकोलॉजी को लेकर, या फिर ये रहा तो ये अगर कर लेते हो तो आपका बेसिक थोड़ा मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आप इग्नू वाले या फिर बाकी किताबों को देखोगे तो बहुत आपको ईजिली सब चीज़ समझ में आ जाएगा इस चीज़ में, ठीक है? ये चीज़ है। बाकी आप लोग जब एमफिल की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को इतना ज़्यादा तो पढ़ ही चुके हो कि बेसिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो चीज़ है। जिनको अगर कुछ नहीं, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत कुछ हो रहा है तो वो आप बेसिक यहाँ से भी कर सकते हो, तो ये सब फ़ायदे होंगे। आगे है कि चलिए एंट्रेंस के बारे में तो हमें पता चल गया कि चलो एंट्रेंस हम लोग को कैसे, कौन किताब पढ़नी है, उसके बारे में डिटेल भी लाऊंगा, कैसे कैसे करनी है, क्या क्या करनी है। बाकी अभी तो हम बात कर रहे हैं, तो ये से चीज़ तो हमें पता चल गया कि किस तरह से करनी है। बाकी है अगला सवाल, हम अगर देखा जाए तो अगला सवाल है कि इसमें एमफिल में क्या क्या होता है, क्या क्या है। तो एमफिल में हमारा जो है, एमफिल बाकायदा क्या है, पूरा प्रैक्टिकल है। क्या है? पूरा प्रैक्टिकल है, जो कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले। तो पूरी क्या है कि प्रैक्टिकल है हमारे पास, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होता है एमफिल हमारा, ठीक? ये अब प्रैक्टिकल कोर्स में हमारा क्या है कि कैसे एप्लीकेशंस होंगे, जो भी थियोरेटिकल आपने मास्टर्स में पढ़ा है उसके एप्लीकेशंस बताए जाएंगे, बाकायदा कुछ थ्योरी भी बताए जाएंगे। अब है कि अगर आप करते हो किसी हॉस्पिटल से, ठीक है, तो किसी अगर हॉस्पिटल से अगर आप करते हो तो हॉस्पिटल से ये करते हो तो हॉस्पिटल में खुद ही पेशेंट मिल जाते हैं, तो पेशेंट मिल गए तो वहाँ एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा आपको। तो हॉस्पिटल से अगर आप करते हो तो वहाँ पर एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो हॉस्पिटल से अगर करें एक्सपोजर ज़्यादा होगा। अगर किसी यूनिवर्सिटी से करें तो कोई ख़राब बात है क्या? बिल्कुल ही कोई ख़राब बात नहीं है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी जो होती है वो टाई अप करके रखती है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो वो हॉस्पिटल के साथ, सॉरी, तो हॉस्पिटल से टाई अप करके रखते हैं, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने अनुसार, ठीक है? अब अगला जो सवाल है वो ये है कि क्या सीट्स का क्या है? तो सीट्स जो थे हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग सीट्स होते हैं। कहीं पे 40 सीट्स हैं, कहीं पे 50 सीट्स हैं, कहीं पे 10 ही सीट होते हैं। तो सीट अलग अलग यूनिवर्सिटी के होते हैं, यानी कि कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ है। और तो ये चीज़ है, तो सीट्स सभी यूनिवर्सिटी के क्या है, अलग अलग है। तो आपको उनको देखना पड़ेगा उनके सीट के हिसाब से। तो आपको फॉर्म अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग ही भरने पड़ेंगे, कोई एक फॉर्म भर के आपका काम नहीं बनेगा। इस चीज़ को आप लोग मेंशन अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है? अब आता है कि अगला की प्रिपरेशन मैंने बता दिया, बुक्स भी बता दिए हैं। अब ये कि आर्टसेल सब चीज़ बता दिया। अब आता है सबसे लास्ट सवाल, जो मैंने बोला था कि इग्नू वाले, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इग्नू के वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है? तो जो इग्नू वाले हैं, ठीक है, जो हमारे इग्नू वाले हैं, तो क्या इग्नू वाले के लिए क्या क्या है, डिस्टेंस वालों के लिए क्या क्या है? तो सुनो, देखो, सारे यूनिवर्सिटी नहीं लेती है, सारे यूनिवर्सिटी इग्नू वालों को नहीं करती हैं। बहुत सारी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो भी होंगी, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होगी वो इग्नू वालों को मेंशन नहीं करेंगे, वो डिस्टेंस नहीं, वो बाकायदा एमएस साइकोलॉजी रेगुलर खोजती है, ठीक है? तो वहाँ पे तो हम लोग छट जाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किस जो गवर्नमेंट है, जैसे कि निमांस है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या है, निमांस है। तो हम निमांस की अगर बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर ये क्या है कि दे देती है। मैं बाकायदा अभी थोड़ा लिस्ट आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हमारे इग्नू कहाँ है कि इग्नू के जो स्टूडेंट है वो एडमिशन एमफिल में ले सकते हैं और कहाँ ले सकते हैं। जैसे देखो, जो निमांस मैंने बताया बेंगलोर में है, सीपीआई है, सीआईपी है जो रांची में है, इभास से दिल्ली में है, फिर रांची में है आपका, फिर इसके बाद आगरा में है। तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है आपको कि कहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो ये देखो कि ये हमारे पास और भी यूनिवर्सिटीज़ मिल रहे हैं कि ये देखो असम में भी हमको देखने को मिल रहा है। फिर आप आ जाते हो ग्वालियर, तो ग्वालियर में देखने को मिल रहा है, रायपुर में देखने को मिल रहा है, गुजरात है, हरियाणा है, फिर गौतम बुद्धा नगर यानी कि ग्रेटर नोएडा में भी हमें है देखने को मिल रहा है। और साथ में एसआरएम जो चेन्नई है, ये भी हमें क्या है कि यहाँ से इग्नू हमारा इग्नू वाले स्टूडेंट यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इग्नू वाले स्टूडेंट के लिए हमारे पास चांसेस है, ठीक है? तो हम लोग एमफिल बाकायदा हमें पता चल गया है कि एमफिल हम कहाँ से कर सकते हैं। तो आप लोग अब बस ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ, आप कहना है कि क्या मास्टर से, हाँ, अगर आप मास्टर जैसे ही कर रहे हो, अगर आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप इंटरेस्ट दे सकते हो, ठीक है? क्या एमफिल करना इतना ज़रूरी है? तो क्या इसके अलावा कोई उपाय है कि नहीं है? तो इसके अलावा देखिए, कोई अगर आप साइकोलॉजी ही बेसिकली पढ़ रहे हो तो एमफिल आप लोग कर लीजिए ही, क्योंकि एमफिल करने से बहुत ज़्यादा अप्रोच आपके स्कोप आप बेसिकली बढ़ जाता है, आपका दायरा बढ़ जाएगा, आप लिमिटेशन से नहीं जुड़ोगे, ठीक है? लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो लिमिटेशंस आप पे आ जाएंगी, तो वो चीज़ें
बढ़ जाएँगी ज़्यादा। तो हमें लिमिटेशन से बाहर निकलना होगा। तो इसके लिए एमफ़िल करना ज़रूरी होगा, ठीक है? बाकी आता है अदर कोर्सेज़, मास्टर्स के बाद अदर कोर्सेज़ क्या-क्या करें, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा कि मास्टर्स के बाद एमफ़िल के अलावा और क्या-क्या हमारे पास स्कोप है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊँगा। एमफ़िल के लिए प्रिपरेशन के लिए हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ-कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो मैं सच ही बता दूँगा, फ़िलहाल ये वीडियो अब बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो फ़िलहाल इतनी जानकारी थी। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, बाकी दूसरे लोगों को भी नॉलेज मिल जाए और इस तरह से ठीक है, मैं अब अलविदा कहता हूँ और थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। और मेरा कुछ वीडियो काफ़ी अच्छा जा रहा है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मेरा वीडियो काफ़ी अच्छे से जा रहा है, आप लोग पसंद कर रहे हो। तो थैंक यू फॉर आप लोग की दुआ के लिए। ख़ैर अब मैं रखता हूँ, इसी तरह आप मेरा साथ देते रहो, मैं भी आपके समक्ष बहुत सारी जानकारियाँ हूँ, वो आपको देता रहूँ। ओके, बाय, थैंक यू।